नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के शौर्य की चर्चा तो हर तरफ हो रही है। भारत में क्या हो रहा है, भारत को कितना सतर्क रहने की जरूरत है आगे, और आतंकवाद को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी क्या नए सिरे से डिजाइन करनी होगी, इस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आ गया है। बर्बाद होते पाकिस्तान अब अपनी ही बर्बादी की एक नई कहानी कैसे लिख रहा है, चर्चा इस पर भी हो रही है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय साहब जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी जी, अक्सर आप बात करते हैं पाकिस्तान की बर्बादी के कुछ बड़ी वजहों की। मैं आपके कई वीडियोस देख रहा था जिसमें आप बात करते हैं 5M की, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। आज पाकिस्तान की जो स्थिति है वो दुनिया देख रही है कि आतंक का एपिसेंटर बनने के बाद पाकिस्तान की स्थिति क्या हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे उसे घुटनों पर ला दिया। लेकिन जो आप बात करते हैं बर्बादी के 5 बड़े कारण, 5M, क्या है वो कारण? देखिए, भारत पाकिस्तान भी पहले भारत का हिस्सा था। आज भारत हर तरीके से तरक्की कर रहा है। भारत जो है आर्थिक क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, जो भी अपना नैतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, मानवीय क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा था, जो राजा भरत का ननिहाल था, आज वो पूरी तरीके से चरमरा नीचे नीचे जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है, पहला तो है वहां के मुल्ला, दूसरा मौलवी, तीसरे वहां का मदरसा, चौथा वहां का मरकज। ये जो मुल्ला, मौलवी, मदरसा, मरकज और मशीन गन का वहां कॉन्सेप्ट आया है, ये पूरी तरीके से पाकिस्तान, जिसको कहते हैं पाकिस्तान, जो ये कह के बना था कि हिंदू तो हम पाक हैं, हिंदू नापाक होते हैं। नारा यही दिया गया था, मुस्लिम पाक होते हैं, जो हिंदू नापाक होते हैं, इसलिए हम अपना मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान बनाएंगे। आज वो पाकिस्तान नरकिस्तान बन चुका है। इसमें वहां की सरकारें अब आज की डेट में कुछ नहीं कर सकती। स्थितियां और खराब होंगी और भयानक होगी। उसका एक बड़ा कारण भी है। अल्टीमेटली, जैसे दवा बनाने वाली कंपनी चाहती है कि पूरी दुनिया बीमार हो जाए जिससे उनकी दवाई बिके। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना 1, कोरोना 2, कोरोना 3 ऐसे आता जा रहा है, एक के बाद एक कोई वायरस आ जाए जिससे उनकी वैक्सीन बिक जाए। वैसे ही हथियार बनाने वाली कंपनियां, विशाल जी, चाहती हैं कि बार बार युद्ध हो, जिहाद हो, मजहबी उन्माद हो, जिससे उनका AK-56, AK-47 और जितनी भी उनकी मिसाइलें हैं वो बिकती रहे। दवा और ये जो हथियार है, इन कंपनियों में समानता है। दवा बनाने वाली कंपनी में जिस दवा की लागत 1 रुपए आती है, वो 10 रुपए में बिकती है। बहुत तगड़ी मार्जिन है। सेम मार्जिन आपकी होती है हथियार बनाने वाली कंपनियों के पास। जो मिसाइल 1 करोड़ की बनती है वो 10 करोड़ की बिक जाती है। लेकिन सवाल यह है कि मिसाइल तो खरीदेगा तभी जब वो मिसाइल चलेगी, और मिसाइल तभी चलेगी जब युद्ध होगा। मैं इसको और एलेबोरेट कर देता हूं। पटाखा बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि ज्यादा ज्यादा पटाखा चले, ज्यादा ज्यादा पटाखा यूज हो। तो पहले पटाखा केवल दिवाली पे यूज होता था, बाद में ऐड वगैरह करके धीरे धीरे ऐसे कर दिया कि शादी विवाह में भी रोज पटाखे चलने लग गए। तो पटाखा बनाने वाली कंपनियों का ये कंसर्न नहीं है कि एटमॉस्फेयर कितना पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन कितना होगा, नॉइज पोल्यूशन, उनका ये है कि ज्यादा ज्यादा मेरा पटाखा बिक जाए। ऐसे ही हथियार बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि पूरी दुनिया में अराजकता फैले, जिहाद फैले, मजहबी उन्माद फैले, तभी उनका हथियार बिकेगा। अब स्वाभाविक सी बात है, पूरी दुनिया में 3 तरीके का एजुकेशन सिस्टम है। एक वैदिक एजुकेशन सिस्टम, जिसको गुरुकुल, जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है। एक पश्चिम का मिशनरी एजुकेशन सिस्टम है। और तीसरा है मदरसा एजुकेशन सिस्टम। गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा, यानी भारतीय शिक्षा लेने वाला बच्चा, तो चींटी भी नहीं मारेगा, वो चींटी को भी आटा खिलाता है। मिशनरी स्कूल के बच्चे भी इतने जिहादी नहीं होते कि हथियार खरीदें। तो सबसे बढ़िया हथियार बनाने वाली कंपनियों के लिए जो पोटेंशियल बायर है, वो है मदरसा से जो निकलेंगे, वो हथियार खरीदेंगे। इसीलिए पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे हथियार बनाने वाली कंपनियां मरकजे खुलवा रही हैं, मदरसे खुलवा रही हैं, पाकिस्तान के मुल्ला और मौलवियों को फंडिंग कर रही हैं। उनकी उनकी मतलब इतनी फंडिंग आ रही है कि पूरी अय्यासी के साथ वो जीवन वहां जीते हैं। और वहां के गरीब लड़कों को मदरसों में पहले मेंटल ट्रेनिंग दी जाती है। जब मेंटली वो जिहादी हो जाते हैं तो मरकज में ले जाकर उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर वो AK-56 लेके टूट पड़ते हैं। फिर वो हूर वाला कॉन्सेप्ट कि ये हूर है, ये है, वो है। हमारे लिए सीखने वाली बात यह है, मैं उसको गांधी जी से ही कहूंगा। गांधी जी कहते थे
कि अपराधी को मारने से अपराध खत्म नहीं होता जब तक आप अपराधी सोच नहीं मारोगे। आचार्य चाणक्य यही कहते थे कि अगर आपको अपराध खत्म करना है तो अपराध की अपराधी सोच जहां से क्रिएट हो रही है वहां से खत्म करिए। स्वाभाविक सी बात है, जो जिहाद है, मजहबी उन्माद है, इसका जो मेन केंद्र है वो है मरकज और मदरसा। इसीलिए पाकिस्तान में चूंकि बहुत बड़ी मात्रा में खुल गए हैं, वहां लगातार जिहाद, मजहबी उन्माद फैल रहा है। हमारे लिए चिंता वाली बात विशाल जी ये है कि भारत में भी मदरसे बहुत खुले हैं। मुगलों ने अपने पूरे 500 साल के शासन में 1000 मदरसे खुलवाए थे, और पिछले 75 साल में संविधान लागू होने के बाद यहां 3 लाख से ज्यादा मदरसे खुल गए, जबकि भारत के संविधान में मदरसा शब्द कहीं है ही नहीं है। भारत का संविधान तो मजहबी तालीम को बैन करता है। आर्टिकल 27 कहता है कि मजहबी तालीम, मजहब को प्रमोट करने पे 1 रुपए खर्च नहीं होगा, और मदरसों में मजहब ही प्रमोट किया जाता है। मदरसों में इंसानियत प्रमोट नहीं की जाती, मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम प्रमोट नहीं किया जाता, मदरसों में सर्व मंगल मांगल्य प्रमोट नहीं किया जाता, मदरसों में जो है सबका साथ सबका विकास सिद्धांत नहीं सिखाया जाता, मदरसों में सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं सिखाया जाता। मदरसों में केवल और केवल मजहबी तालीम दी जाती, मजहब को प्रमोट किया जाता है। दुर्भाग्यवश उसके बाद भी मदरसे बोर्ड बन गए, मदरसों की डिग्री वैलिड हो गई, मदरसे में पढ़े हुए लोग सरकारी नौकरी माने लग गए, और भारत के संविधान में मदरसा शब्द है ही नहीं। आर्टिकल 28 बहुत साफ साफ कहता है किसी स्कूल में मजहबी तालीम नहीं होगी। यहां ध्यान देना चाहिए, धर्म अलग होता है, मजहब अलग होता है। भगवत गीता, रामचरितमानस, रामायण, वेद, उपनिषद ये मजहबी किताबें नहीं है, ये धार्मिक ग्रंथ है। इसलिए इनको आप, जब मैं अगर मजहबी तालीम या मजहबी किताब की बात कर रहा हूं तो उसको आप वेद, पुराण या गीता, उपनिषद मत समझिए। संविधान का आर्टिकल 28 कहता है कि मजहबी तालीम नहीं देना है, और मदरसों में केवल मजहबी तालीम दी जाती है। और आर्टिकल 28 कहता है, 27 कहता है पर पैसा नहीं खर्च करना मजहब को प्रमोट करने पर, 28 कहता है कोई मजहबी तालीम नहीं देना। एक जिस आर्टिकल 30 के आड़ में ये पूरे देश में मदरसे खुल रहे हैं, जो जिहाद के अड्डे बन चुके हैं, जो धर्मांतरण के अड्डे बन चुके हैं, जहां बार बार हथियारों का जखीरा मिल रहा है, जहां कौन सी किताब पढ़ाई जाती है किसी को पता ही नहीं है, कौन पढ़ाने वाला है किसी को पता ही नहीं है, क्या सिलेबस है, क्या करिकुलम है, कुछ नहीं पता सरकार को। वो आर्टिकल 30 के नाम पे खुल रहा है, जबकि मैं आपको ये संविधान दिखा रहा हूं और वो ओरिजिनल संविधान है। मैं चाहूंगा जनतंत्र के सारे दर्शक एक बार आर्टिकल 27, 28, 30 को गूगल करके भी देखें। आर्टिकल 30 में ये कहा गया कि चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। तो पहली बात तो सबसे पहले माइनॉरिटी डिफाइन होनी चाहिए, माइनॉरिटी कौन है। जो करोड़ों में हो वो माइनॉरिटी हो ही नहीं सकता, जो कुछ हजार हो या कुछ लाख हो उसको कहते हैं माइनॉरिटी। जिसकी जनसंख्या करोड़ में पहुंच जाए वो माइनॉरिटी नहीं कहलाता। दूसरी बात, आर्टिकल 30 कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, 10वीं का स्कूल, 12वीं का स्कूल। मदरसा खोलने की इजाजत आर्टिकल 30 भी नहीं देता। तो जिस आर्टिकल 30 के नाम पे पूरे भारत में मदरसे खुल गए, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी खुल गई, जामिया खुल गई, एएमयू खुल गई, ये संविधान हमारी इजाजत नहीं देता। बाबा सरदार पटेल ने तो कहा था संविधान सभा में अगस्त 1948 में कि मजहब के आधार पे देश का विभाजन हो गया है, अब मजहब के आधार पे यहां कोई नियम कानून नहीं चलेगा। ये सरदार पटेल साहब के शब्द हैं। सरदार पटेल साहब ने कहा था मजहब के आधार पे कोई कमीशन नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई मंत्रालय नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई वक्फ बोर्ड नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई लोन नहीं होगा, मजहब के आधार पे वजीफा नहीं होगा, मजहब के आधार पे रिजर्वेशन नहीं होगा। उन्होंने कहा था मजहब के आधार पे विभाजन हुआ इसलिए मजहब के आधार पे कुछ भी नहीं होगा। दुर्भाग्य देखिए, संविधान का नाम लेके, संविधान की आड़ में मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड है, मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल है, मजहब के आधार पे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है, मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन है, मजहब के आधार पे लोन वजीफा बढ़ रहा है, मजहब के आधार पे 300 योजनाएं चल रही हैं, मजहब के आधार पे पैसा खर्च किया जा रहा है, जबकि आर्टिकल 27 कहता है मजहब के आधार पे खर्च नहीं होगा। और मदरसे खुल गए जो दीनी तालीम सेंटर होते हैं। मदरसा जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता, मदरसा दीनी तालीम सेंटर है, दीनी तालीम केंद्र है, वहां केवल दीनी तालीम दी जाती है, और संविधान कभी इसको अलाउ नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूं भारत को बहुत इससे बचने की जरूरत है। आतंकवादियों को मारा सरकार ने, हमारी सेना ने, मैं धन्यवाद देता हूं,
लेकिन जो आतंकवादी सोच पैदा हो रही है, जो एक नारा लगता था विशाल जी, तुम हम्म। कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, वो नारा कोई झूठा नारा नहीं है, वो सही नारा है। क्योंकि जब तक आप एक आतंकवादी मारोगे तब तक मदरसों से 100 आतंकवादी तैयार हो जाएंगे। अच्छा, हमारी सेना ने भी जाके पाकिस्तान में क्या क्या हमला किस पे किया है, वहां उन्होंने मरकजों पे जो आतंकवादियों के अड्डे थे, आतंकवादियों के अड्डे पे जाके मिसाइल दागी है। अल्टीमेटली वो जितने अड्डे थे, वो था क्या, वहां पे मरकज था, मदरसा था। तो मरकज मदरसे में ही आतंकवादी चलते हैं, ये पाकिस्तान से भी सिद्ध हो गया। मरकज मदरसे में आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, हथियारों का जखीरा रखा जाता है, ये भारत में पहले भी कई बार पकड़ा जा चुका है। और इनको कितनी चिंता है, मैं और एक एग्जांपल देता हूं। एक कानून है, उसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना, तो उस समय यह हुआ था कि 14 साल तक के बच्चे जहां भी पढ़ेंगे, वो स्कूल राइट टू एजुकेशन के दायरे में आएगा। यानी चाहे वो गुरुकुल हो, वैदिक स्कूल हो, आर्य समाज का स्कूल हो, मदरसा हो, मिशनरी स्कूल हो, सब राइट टू एजुकेशन के दायरे में आएंगे। उसका फायदा यह था कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनके पास ये अधिकार था कि वो जाके उन स्कूलों का ऑडिट कर सके, ये देखें वहां क्या पढ़ाया जा रहा है, वहां कौन पढ़ रहा है, वहां कौन पढ़ाने वाला है, वो सारी व्यवस्था वहां देख सके। न किसी आर्य समाज के स्कूल, आर्य समाज संगठन ने बोला कि हमारा हमारा आर्य समाज का स्कूल राइट टू एजुकेशन दायरे से बाहर निकालो। न किसी गुरुकुल के संगठन ने बोला हमारा स्कूल बाहर निकालो। न किसी मिशनरी स्कूल ने कहा कि हमें राइट टू एजुकेशन दायरे से बाहर निकालो। लेकिन 2011 से आंदोलन शुरू किया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और जमीयत उलमा हिंद ने, और अंत में 2012 में कांग्रेस की सरकार ने चुपचाप एकाएक बिना किसी चर्चा के राइट टू एजुकेशन से मदरसों को बाहर निकाल दिया। तो 2012 के बाद कानूनी स्थिति यह है कि जो जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, वो सभी स्कूलों को ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन मदरसों को ऑडिट नहीं कर सकते। कहां से फंडिंग आ रही है, कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी देख ही नहीं सकते। पूरे देश में टीटी लागू है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। बाकी सारे स्कूलों में टीचर बनने के लिए टीटी क्वालिफाई करना जरूरी है। मदरसा में टीचर बनने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले मजहब के आधार पर बने नियम, कानून, आयोग, मंत्रालय, बोर्ड, लोन, वजीफा को बंद करना चाहिए। दूसरा, यहां जो लफ्ज़हात की घटना हो रही है बहुत गंभीर है। अभी आज ही इंदौर में हुआ है, आपको शायद आपने आज अखबार में पढ़ा बिल्कुल। ही होगा विशाल जी। एक व्यक्ति ने 100 से ज्यादा लड़कियों को ट्रैप किया है, 100 से ज्यादा हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार किया है। एक लड़का, नाम था उसका शायद मोहसिन, नाम है मोहसिन, हाँ, एक व्यक्ति ने। ये कड़वी सच्चाई है। गृह मंत्रालय ने पार्लियामेंट को बताया है कि साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। उस 5 लाख में से 3.5 लाख लफ्ज़हात का शिकार हो रही हैं। साल में 3.5 लाख लफ्ज़हात का शिकार होने का मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां। जो इंदौर में मोहसिन के यहां 100 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उसमें 100 की 100 हिंदू हैं, एक भी गैर हिंदू नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, लफ्ज़हात एक हकीकत है, रेप जिहाद हकीकत है। और ये करते क्यों है, इनकी मेंटलिटी देखिए। केवल उसमें मजा लेना, मस्ती करना इनकी मेंटलिटी नहीं है। इनकी मेंटलिटी ये है कि बलात्कार करने के बाद बेइज्जती के डर से, अपनी प्रतिष्ठा के डर से लोग एफआईआर भी नहीं कराएंगे, और ये हो रहा है। वहां पे भी 100 से ज्यादा उसके मोबाइल में उसके वीडियो मिले, लेकिन 3 या 4 परिवार आया है सामने एफआईआर कराने, बाकी क्यों नहीं आया? क्योंकि एक तो जुडिशियल सिस्टम यहां सड़ा हुआ है। साल भर पहले तो जांच चलेगी, फिर कम से कम 20 साल 15 साल मुकदमा चलेगा। इस टाइम में उन लड़कियों को खुद गवाही देने आना पड़ेगा। अब वो खुद गवाही देने आएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? इस डर के मारे वो बेटियां चुप हो जाती हैं, वो परिवार चुप हो जाते हैं। इन जिहादियों को ये पता है, ये सड़े हुए जुडिशियल सिस्टम का फायदा ये उठा रहे हैं। अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लिया जाता तो पता चल जाता, फिर गवाही की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वो कानून हमारे पास है नहीं, इनके मन में कोई कानून का खौफ नहीं है। जैसी प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का कन्वर्जन हो रहा है, 1500। एक परिवार में एवरेज 6 या 7 आदमी मान के चलिए, यानी प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। 6 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी भारत में बैठे हुए। इसी तरीके से लैंड जिहाद यहां चरम पे है, ड्रग जिहाद यहां चरम पे है। ड्रग के जरिए स्कूलों में लड़कों को नपुंसक बनाया जा रहा है, लड़कियों में बाजपन बढ़ रहा है। हमारे लिए खतरा बहुत बढ़ा है। जो बाहर के आतंकवादी हैं उनको तो हमारी सेना मारेगी, और मारा। अभी ऑपरेशन सिंदूर में एकदम पाकिस्तान में घुस के जाके मारा। हमारी
आर्मी, हमारी नेवी, हमारा एयरफोर्स, जो उनको काम करना था उन्होंने किया। लेकिन भारत के अंदर जो गद्दार बैठे हैं, जो भारत के अंदर जासूस बैठे हैं, जो भारत के अंदर स्लीपर सेल बैठे हैं, आपने जो भारत के भारत अंदर के अंदर जासूसों की बैठ बात के, की, अश्विनी जी, आपने भारत के अंदर जासूसों की बात की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही कई रैकेट ऐसे हैं जासूसों के जिनका भंडाफोड़ हो चुका है, चाहे वो पंजाब हरियाणा में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, वाराणसी में हो, और गुजरात के कच्छ तक में हो। यानी कि 17-18 जासूस तो अब तक पकड़ में आ चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही। और पता लग रहा है कि भारत की बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिसर्स के जरिए आईएसआई तक पहुंचा रहे थे, और इनके बदले इन्हें कुछ खास मिल भी नहीं रहा था। पाकिस्तान ट्रैवल करने को मिल गया, कभी बांग्लादेश ट्रैवल करने को मिल गया, कभी कोई इंडोनेशिया घुमाने के लिए ले गया, थोड़े बहुत पैसे दे दिए। भारत की सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इनके जरिए वहां पर पहुंच रही है, और ये तो कुछ ही हैं जो मिले हैं अभी। तो न जाने ऐसे कितने होंगे, बड़े यूट्यूबर से लेकर एक कबाड़ी वाले तक सब इनके जासूस हैं। देखिए, मैं तो पहले भी कई बार कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, ये हमारे हाथ में आपको दिख रहा होगा, अमेरिका का फेडरल पिनल कोड आपको हम्म। दिख रहा है ना। हम्म। मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो भारत में बीएनएस है, उस बीएनएस के स्थान पे अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू कर दिया जाए। भारत में 50% जासूसी, गद्दारी, मक्कारी अपराध अपने आप खत्म हो जाएगा। इतना अच्छा कानून है ये। इसके लिए अभी अभी मैंने अमेरिका से इसको मंगाया है। हमने कहा कम से कम इसको बार बार दिखाऊंगा तो हो सकता है कि हमारे माननीय सांसद विधायक इस चीज को समझें और आप लोग इस पर चर्चा करें। ये अभी मैंने अमेरिका से इसीलिए मंगाया, अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। बड़ी सीधी सी बात है विशाल जी, जितनी जासूसी गद्दारी भारत में है, इतनी चीन, जापान, सिंगापुर में क्यों नहीं है? जितनी जासूसी गद्दारी भारत में है, इतनी अमेरिका, रूस, जापान और आपके जर्मनी में क्यों नहीं है? इतनी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में क्यों नहीं? हमारे यहाँ आपको जान के आश्चर्य होगा, जासूसी से निपटने वाला कानून 1923 में बना था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। वो आज भी चल रहा है। उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मैक्सिमम 3 साल की सजा है या जुर्माना। यानी अगर कोई बड़ा वकील खड़ा हो गया तो 3 साल की सजा भी नहीं होगी, वो जुर्माना देके ही छूट जाएगा। और पिछले 75 साल में हजारों की संख्या में जासूसी में लोग पकड़े गए। न किसी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी को 10-20 साल की सजा हुई। जब सजा नहीं होगी तो खौफ कैसे पैदा होगा? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भगवान श्री राम का मंदिर बनाने से ज्यादा जरूरी है भय बिन होय न प्रीत, इस सिद्धांत के ऊपर कानून बनाना। भगवान कृष्ण का मंदिर बनाने से ज्यादा जरूरी है सठे साठ्यम समाचरित, इस सिद्धांत के अनुसार कठोर कानून बनाना। जब तक लोहा लोहे को काटता है, जो हमारे दादा परदादा कहते थे, उसके अनुसार कानून नहीं बनेगा, पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं होगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा, एक एक साल के अंदर लोगों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक भय व्याप्त नहीं होगा। दुर्भाग्यवश हमने बाकी क्षेत्रों में प्रगति किया, हमने बड़े बड़े हाईवे बनाए, एक्सप्रेसवे बनाए, एयरपोर्ट बनाए, ट्रेनें बनाई, सब कुछ किया, मिसाइलें बनाई, रक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति किया। लेकिन भारत देश को सुरक्षित बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है कानून, वो होता है लॉ एंड ऑर्डर, वो होता है जुडिशियल सिस्टम, वो होता है पुलिस सिस्टम। उसके ऊपर हमने न पैसा खर्च किया, न हमने कानूनों को बदला, न कभी गंभीरता के साथ चर्चा हुई। इसीलिए भारत में घुसपैठिए भी आ रहे हैं, धर्मांतरण भी हो रहा है, लव जिहाद भी हो रहा है, लैंड जिहाद भी हो रहा है, जासूसी भी हो रही है, गद्दारी भी हो रही है, स्लीपर सेल भी घूम रहे हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया, जो आतंकवादी आए थे उनको मार दिया और उसके बाद फिर पाकिस्तान में घुस के मार दिया। सवाल यह है, ये ज्यादातर आतंकवादी कश्मीर क्यों आते हैं? आखिर गुजरात का बॉर्डर भी पाकिस्तान से मिलता है, इसके अलावा आपका राजस्थान का बॉर्डर भी पाकिस्तान से मिलता है। तो आतंकवादी राजस्थान या गुजरात से इंटर क्यों नहीं करते, कश्मीर से क्यों इंटर करते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सबसे ज्यादा वहां जो कश्मीर में मदरसे हैं और मरकजें हैं, वहां पे स्लीपर सेल बैठे हुए। स्लीपर सेल के लिए कश्मीर सुरक्षित ठिकाना है। अब हमने आतंकवादियों पे हमला तो कर दिया, आतंकवादियों को तो सेना ने गोली मार दिया, लेकिन स्लीपर सेल को आजीवन कारावास, फांसी तो कोर्ट देगी। हमारा न्यायिक, हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि 1990 में जिस आतंकवादी ने सेना के 4 जवानों को मारा, मारने के बाद टीवी पे इंटरव्यू दिया कि हमने मारा, वो बेचारे जवान के परिवार कह रहे हैं कि इस आतंकवादी ने मारा, और आतंकवादी खुद एडमिट कर रहा है कि हाँ हमने मारा।
आज भी वो 35 साल के बाद जेल में बैठ के बिरयानी खा रहा है। इतना सड़ा हुआ जुडिशियल सिस्टम है, दुर्भाग्यवश इस पे चर्चा ही नहीं होती। दुनिया भर के अधिकारों की बात होगी, राइट टू ये, राइट टू एयर, राइट टू वाटर, राइट टू फलाने, राइट टू ठिकाने, दुनिया भर के फंडामेंटल राइट की बात होगी। लेकिन संविधान कहता है राइट टू जस्टिस, इस पे कभी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा ही नहीं होती। जस्टिस विद इन ईयर हो, जस्टिस फॉर ऑल हो, इस पे सुप्रीम कोर्ट में चर्चा नहीं होती और संसद में भी चर्चा नहीं होती। सारे फंडामेंटल राइट की बात होगी, राइट टू फलाने, राइट टू ठिकाने, लेकिन राइट टू जस्टिस की बात नहीं होती। मैं बार बार कह रहा हूं, भारत को सुरक्षित बनाना है तो भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए। भारत में झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करिए, झूठे कागज बनाने को गंभीर अपराध घोषित करिए। इतने घुसपैठिए आ रहे हैं, फर्जी आधार बनवा लेते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, वोटर आईडी बनवा लेते हैं, सब 2-2 हजार बनवा लेते हैं। 10 से 15 हजार रुपए खर्च करते हैं ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, और 5 से 6 कागज बनवा लेते हैं। बाद में फिर साल भर के अंदर कम से कम 5 लाख रुपए की सरकारी योजनाओं का लाभ ले लेते हैं। फ्री में मकान ले लेते हैं 3-3.5 लाख का, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। हर महीने राशन लेते हैं, वजीफा लेते हैं, लोन लेते हैं, सारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। और लागत कितनी आती है? 10 से 15 हजार रुपए में 5 कागज उनका तैयार होता है। क्यों कागज बना रहे? क्योंकि न कागज, फर्जी कागज बनाना गंभीर अपराध है, न फर्जी कागज बनवाना गंभीर अपराध है। आधार बनाने वाला आधार बनाते जा रहा है, आरटीओ ऑफिस का दलाल 2,000 रुपए में 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बना दे रहा है। नगर निगम का दलाल जो बैठा हुआ है वो 2,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू कर दे रहा है। तहसील वाला दलाल 2,000 रुपए में उसको राशन कार्ड दिलवा दे रहा है। ये जो भ्रष्टाचार है ना, करप्शन, हमारे लिए नासूर है। जुडिशियल सिस्टम सड़ चुका है। 1984 में जो जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ। 1990 में जिन्होंने कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ। बटला हाउस इनकाउंटर हुआ, आज तक उसमें किसी को फांसी नहीं हुई, बिल्कुल। किसी की प्रॉपर्टी नहीं जब्त हुई। तो जब तक कानून का खौफ नहीं होगा विशाल जी, तब तक भारत सिर्फ सुरक्षित नहीं होगा। आतंकियों को मारने से आतंक खत्म नहीं होगा जब तक कानून नहीं बदलेंगे, उन्हें इंप्लीमेंट करने का तरीका। और जस्टिस विद इन ईयर जिसकी आप बार बार बात करते हैं, अच्छे कानूनों की आप बात करते हैं, अगर कोई सोच रहा है कि सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर से अब शांति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। भारत को आगे के लिए तैयारी बहुत करनी है, जिसके बारे में आप बार बार इंगित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतनी डिटेल में बात करने के लिए।